बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज की सबसे बड़ी खबर, स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को नैब ने गिरफ़्तार कर लिया है। एहतसाब अदालत रावलपिंडी से उनका 3 रोज़ा राहदारी रिमांड भी उनको मिल चुका और 7 बजे की फ़्लाइट थी जो इस्लामाबाद से कराची आनी है, उसके ज़रिए उन्हें कराची नैब मुंतकिल किया जाएगा। इस गिरफ्तारी पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का रद्द-ए-अमल है और कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जो लंदन में मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। फवाद चौधरी साहब ने भी इस बारे में वजाहत की है कि नैब के इन इक़दामात से गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। आगा सिराज दुरानी साहब पर इल्ज़ामात की नौयत है क्या, नैब कब से उनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहा था, नैब का अपना बयानिया क्या है और पीपल्स पार्टी के लोग इस बारे में क्या वजाहत पेश करते हैं। बड़ी अहम ये पेशरफ्त है क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले शेख रशीद साहब ने कहा था कि मार्च के आखिर तक 40 बड़े लोग जो हैं वो जेल के अंदर होंगे, तो मज़ीद कौन सी अहम गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसी सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मौलाना जहाँ कदम रखेंगे हम उनके हम कदम होंगे। तो ये भी एक सियासी तौर पर बड़ी पेशरफ्त। और साथ में पाक भारत ताल्लुकात पुलवामा हमले के बाद मुसलसल कशीदा हैं। सऊदी वली अहद भारत पहुंचे, इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, 5 MOUs पर दस्तखत किए, लेकिन जो भारत की ज़ुबान थी उसे बोलने से उन्होंने इनकार किया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। और मोदी जी को और मोदी के मीडिया को काफ़ी मायूसी उस वक्त हुई जब आदिल जुबैर ने एक भारतीय सहाफ़ी के साथ इंटरव्यू में पाकिस्तान की मजम्मत करने से वाज़ेह तौर पर इनकार किया। ये क्या मामला है, दुनिया भर में इस सारी सूरत हाल पर क्या तबसरे किए जा रहे हैं और बिलखुसूस भारतीय मीडिया में इस सूरत हाल के हवाले से कैसी बेतुकी बातें की जा रही हैं, उसका भी जायज़ा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। सबसे पहले शामी साहब, आज दिन के वक्त इत्तला मिली कि आगा सिराज दुरानी जो इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में क़याम पजीर थे, उन्हें नैब की टीम गई है और गिरफ़्तार कर लिया है। कुछ देर पहले प्रेस रिलीज़ एक हैंड रिटन नैब के तर्जुमान की जानिब से जारी की गई जिसमें उन्होंने कहा कि आमदन से ज़ायद असासे के केस में इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया है, जिसको नैब हेडक्वार्टर्स के ऑपरेशन डिवीज़न और इंटेलिजेंस विंग ने चेयरमैन नैब की ज़ेर निगरानी सुपरवाइज़ किया। गिरफ़्तारी के फ़ौरी बाद आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असम्बली का मेडिकल चेकअप कराया गया और इसके फ़ौरी बाद उनको मुअज़्ज़ज़ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में राहदारी के लिए पेश किया गया है। ये जो वजाहत है इसकी एक वजह यह भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि सिंध से एक दोस्त आए हैं, इरफान मंगी साहब की जानिब उनका इशारा नाम भी लिया, तो उनके ज़रिए गिरफ़्तार कराया जा रहा है। वो कराची में बैठते हैं, सिंध असम्बली आते हैं, वहाँ क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया। तो ये वजाहत मेरा ख्याल है उसी तनाजुर में की गई है। ये कितनी अहम गिरफ़्तारी है सर, पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कौमों की ज़िंदगी में ना बाज़ नफ्सियाती मामलात बड़े अहम होते हैं। पाकिस्तान एक वफाक है, 4 सूबे इसका हिस्सा है। अब सिंध जो है वो वफाक पाकिस्तान का एक बड़ा अहम सूबा है और उसकी एक अपनी तारीख़ है, अपनी हैसियत है, अपनी सियासत है। तो सिंध असम्बली के स्पीकर जो हैं उनको इस्लामाबाद में गिरफ़्तार करना, ये बात मेरी समझ से बालतर है। उनको अव्वलन तो गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए था। अगर कोई ऐसी मजबूरी हो गई थी तो फिर उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई सिंध के अंदर की जा सकती थी, कराची में की जा सकती थी। फिर जो नैब का एलामिया आया है उसमें बार बार हम ये बात अर्ज़ कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि जब कोई गिरफ़्तारी होती है वाज़े तौर पर इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते। होना तो ये चाहिए कि आप तहकीक को तफ्तीश कर लें, एक केस बनाएं, FIR दर्ज करें और उसके बाद किसी शख्स जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, गिरफ़्तारी तक पहुँचे। लेकिन एक असम्बली का स्पीकर जो है उसकी गिरफ़्तारी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे हम आसानी से हज़म हो सके। इसके बड़े सियासी असरात मुरत्तब होंगे गहरे और इसको एक अफसोसनाक ख़बर के तौर पर सुना जाएगा और याद रखा जाएगा। एक बात, दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो आगा सिराज दुरानी है ये एक तहरीक पाकिस्तान का एक मरकज़ था। इनका घराना जो है, इनके चचा जो थे आगा बदरुद्दीन, वो डिप्टी स्पीकर थे सिंध असम्बली के 1940 के अशरे में और 4 मुस्लिम लीगी अरकान जो थे
सिंध असम्बली के, उन्होंने वहाँ मुसलमानों के अलहदा वतन के क़याम के हक़ में एक करारदाद पेश की थी सिंध असम्बली में। सिंध असम्बली को ये शर्फ हासिल है कि उसने, वो वाहिद असम्बली है जिसने पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान का मुतालबा किया और इसके हक़ में करारदाद बनी। ठीक है, नहीं तारीखी पस जो 4 अरकान जो थे उसके पेश करने वाले थे, उनमें आगा बदरुद्दीन भी शामिल थे। और एक रवायत यह है कि आगा बदरुद्दीन ने अपने खून से उस करारदाद पर दस्तखत किए थे। और फिर उसके बाद जो इनके वालिद हैं आगा सदरुद्दीन, वो भी डिप्टी स्पीकर रहे भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत में। गोया ये तीसरे आदमी है, तीसरी नस्ल है जो स्पीकर के मनसब पर फायज इस आगा दुरानी फैमिली से। आगा दुरानी। तो अब ये जो है, अच्छा अब देखिए, ये पढ़ने के लिए अमेरिका गए, टेक्सास यूनिवर्सिटी में इन्होंने दाखिला लिया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तालीम तो मुकम्मल नहीं की लेकिन वहाँ बिजनेस शुरू कर दिया। और फिर इंतखाब लड़ने के लिए पाकिस्तान वापस आए गए 1985 में। 1985 में इन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उसका बाइकाट किया। फिर 1988 में पीपल्स पार्टी के टिकट पे, और ये मुसलसल मुंतखब होते आ रहे हैं एक बार के अलावा। मैं 1993 की बात है, ये मेरा ख्याल है, एक बार ये नाकाम हुए हैं। और एक इन्होंने तो मुर्तज़ा भुट्टो जो है वो भी इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़े और इनको शिकस्त दी। और कोई इनके 1953 की पैदाइश, इनकी 66 साल उम्र हो गई। और ये आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी इसी मुद्दे पर। और देखिए, मैं बड़ी सुनाता हूँ बाद में आपको। अब आता हूँ, जो 1970 की दहाई में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया था इनके साथ। मेट्रोपोल होटल जो है ना कराची का, उसमें एक पार्टी के दौरान बुगटी नौजवान और जरदारी नौजवान जो थे उनमें लड़ाई हो गई। अच्छा। और वहाँ से वो लड़ाई मेट्रोपोल होटल के बाहर तक फैली। और जरदारी नौजवान, जिनमें आसिफ अली जरदारी और उनके रफ़ाक़ा शामिल थे, जब वहाँ से रवाना हुए तो बुगटियों ने उनका पीछा किया। अच्छा। और वहाँ से ये इन्होंने जाके एक किस्म की पनाह ली, यानी आगा सराज दुरानी के रेस्क्यू किया उन्होंने। PSHS। और आगा सराज दुरानी जो थे बंदूक लेकर अपनी छत पे चढ़ गए उनकी हिफाजत के लिए। फिर तो ताल्लुक की जो नौयत तो समझ भी और वो फिर बुगटी जो थे वहाँ से वापस चले गए या पसपा हो गए, कुछ कह लीजिए आप। नहीं, तो फिर बड़ा तारीखी ताल्लुक है और इसकी तो बड़ी बारीकी है। बड़ी दिलचस्प बात, इनके जो दादा थे वो एक बड़े मौसीकार थे, शायर दुरानी साहब। और इनके घर में बड़ी दिलचस्प एक बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। बल्कि एक लतीफ़ा मशहूर है कि मुझे किसी ने सुनाया कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब लाइब्रेरी देखी तो बहुत दंग रह गई। हाँ, उनको बड़ा शौक था किताब तक। उन्होंने पूछा पे आगा सराज दुरानी से कि दुरानी साहब, मैंने आपके हाथ में तो कभी किताब देखी नहीं, वो जो जितनी बड़ी आप उनकी तारीख़ी और जो ख़ानदानी पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, पस मंज़र, उसमें इनके घर में ना होंगी और बेशुमार होंगी। बहुत अरसा पहले मैं ख्याल इनके दादा ने शायद या वालिद ने एक घर में ना एक वो अपना सिनेमा हाउस भी छोटा मिनी सिनेमा हाउस। और एक इनको एक रेल भी इनकी हवेली में चलती थी। उसका एक डब्बा, एक इंजन था, 3 डब्बे थे और वो मेहमानों के लिए ट्रेन बिछाई थी मेहमानों की सैर तफरी के लिए। और गांव के लोग जो थे, बच्चे जो हैं, वो आ सकते थे, उस पर ट्रेन भी सैर कर सकते थे। ठीक है सर, बड़ी एक तारीखी शख्सियत है उनकी। बिल्कुल ठीक। एक बहुत बड़ा सियासी घराना है, बड़ा काबिल एहतराम। और एक ऐसा नहीं है कि कोई गमले का पौधा नहीं है कि यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया। बिल्कुल ठीक। ये मैं बड़ी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं क्योंकि नैब की टीम जो है वो आगा साहब के घर कराची में भी वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ से भी कुछ इत्तलात हमें मिल रही हैं, पुलिस के हमरा हो गए हैं। असलम खान साहब ब्यूरो चीफ कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। आमिर सईद अब्बासी आज इस्लामाबाद पिंडी में क्या होता रहा वो हम इस्लामाबाद से अपडेट करें। लेकिन सर, आपने जो तारीख़ी हवाला उनका दिया, यकीनन काबिल इज़्ज़त है, यकीनन हमारे लिए भी काबिल इज़्ज़त है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं लिया जा सकता कि अगर उन पर कोई मुतय्यन इल्ज़ाम है जब तो उसकी जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती। अगर कोई 4 बरस पहले, 5 बरस पहले, 7 बरस पहले का कोई मुकदमा है या कोई तारीख, जैसे नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में भी ये गिरफ्तार हुए थे, वो जेल काट चुके हैं। फिर तो अच्छा, ये तो लेकिन मेरी गुजारिश ये है, कोई ताज़ा काम है तो और बात है।
اگر کوئی پرانی بات ہے تو ایک اسپیکر جو ہے اسمبلی کا وہ ایک بڑا ایک قابل احترام منصب ہے. وہ زرداری صاحب تو کہتے ہیں جمہوریت پر یہ ایک چیلنج ہے، جمہوریت کے لیے حملہ ہے، جمہوریت کی تذلیل بختاور نے لکھ دیا، اور بلاول نے تو خیر بہت کچھ آگے کہہ دیا. اس کو ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو باتیں ہیں، ان کی تردید کرنا مشکل ہوگا. جب تاریخ میں یہ باتیں لکھی جائیں گی تو ان کا جواب دینا جو ہے آسان نہیں ہوگا. میں جو رد عمل ہے پیپلز پارٹی کا یا حکومت کا یا دیگر سیاسی رہنما کو وہ تو بعد میں پیش کرتے ہیں آپ کے لیے. سب سے پہلے چونکہ کراچی سے اہم خبر آ رہی ہے، اسلم خان صاحب ابھی نیب اور پولیس ٹیم پہنچی ہے آغا صاحب کے گھر میں. وہاں سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ آغا صاحب کی فیملی کو شکایت ہے پولیس اہلکاروں کے رویے سے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی ابھی تک ابتدائی طور پر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اچانک ہی ان کے گھر میں داخل ہوئے ہیں اور ریکارڈ کی چھان بین جس طرح شروع کر دی گئی ہے اور جو رویہ رکھا گیا ہے اس پر فیملی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. ایسی شکایات تو سامنے آئی ہیں. لیکن جس طرح بات ابھی کی تھی شامی صاحب نے بھی کی، جو بات کیا یہ تازہ واقعہ یا پرانا واقعہ، جو نیب نے خط لکھا سیکرٹری اسمبلی کو، اس میں جو کرپشن کا ایک الزام لگایا وہ اس وقت کا بھی لگایا جب وہ وزیر بلدیات تھے. 10-15 سال پہلے بھی جو کرپشن کے الزامات تھے وہ بھی اس خط میں لکھا گیا ہے کہ جب یہ منسٹر لوکل گورنمنٹ تھے وزیر بلدیات کے طور پر تو اس دور میں بھی انہوں نے کرپشن کیے. یہ الزام اب لگا ہے ان پر. اسلم اس کے ابھی جو پولیس اور نیب پہنچی ہے اس حوالے سے تازہ پیشکشیں آ رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہم فائلیں وہاں سے ریکور کی ہیں اور پھر وکیل جو ہیں ان کی فیملی کے بقول ان کو داخل ہونے سے روکا گیا ہے. یہ ہمیں کوئی سورسز کراچی سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں ان کو محظوظ ہونا چاہیے ان سے. یعنی ایک جب وہ وزیر بلدیات تھے اس کے حوالے سے الزام لگایا جا رہا ہے، اور جیسے انہوں نے وہ فائلیں اور تحریریں لکھ کے اپنے گھر میں رکھی ہوں گی، بیڈ روم پڑی سنبھال رکھی اور وہ آپ اٹھا لیں جا کے. ایک اصل بات یہ ہے، یہ سوال یہی ہوگا. اور دیکھیے نیب کے جو اختیارات ہیں نا، قواعد و ضوابط بنانا اس کے لیے بہت ضروری ہے. نہیں یہ زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، فواد چوہدری صاحب کی گفتگو میں بھی کچھ ایسی جھلک ہمیں دکھائی دے رہی ہے. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دونوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ تعاون نہیں کیا ایک دوسرے کے ساتھ، اور اب دونوں بھگت رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیے ہم دونوں تو اپنی جگہ بھگتے. ہم ایک پاکستان کے شہری ہیں اور ایک شہری کے طور پر ہم پر لازم ہے کہ دوسرے شہریوں کی عزت اور ان کے قانونی حقوق اور ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں. تو ہم صرف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پر انگلی اٹھا کر ان معاملات پر خاموش نہیں ہو. اچھا اب دو نکتے ہیں نا سر. ایک تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اسلام آباد پنڈی میں آج کیسے ان کی گرفتاری عمل میں آئی اور نیب نے کیا ایکشن لیا، وہ عامر سعید بتائیں گے. لیکن اسلم خان صاحب آپ یہ بتائیں ان کے خلاف نیب کراچی میں کب سے انکوائریز چل رہی تھیں، کتنی انکوائریز چل رہی تھیں اور کون سی جائیدادوں کا ذکر ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی جو اب نیب نے بتایا ہے کہ کراچی، سکھر، حیدرآباد اور یقینی طور پر شکارپور جو ان کا حلقہ انتخاب ہے وہاں پر بھی ہوں گے. لیکن جو بتایا گیا کہ کراچی، حیدرآباد اور سکھر یہاں پر 11 ان کے خاندان کے افراد ہیں، ان کے نام پر جائیدادیں ہیں اور جو ان کی آمدنی ہے اس سے زائد اثاثے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 2-2.5 سال سے ان کو بلایا جا رہا تھا لیکن یہ پیش نہیں ہو رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے کہا بھی گیا تھا کہ پیش ہو جائیں لیکن یہ نہیں ہوئے. آج انہیں گرفتار کیا گیا ہے. ایک تو آمدنی سے زائد اثاثے ہیں جس کے بارے میں نیب نے اپنی پریس ریلیز میں بھی بتایا. ساتھ ساتھ جو اسلام آباد سے سیکرٹری اسمبلی کو خط لکھا گیا اس میں کہا گیا کہ محکمہ بلدیات میں بھی کرپشن ہے اور اسپیکر سندھ اسمبلی کے حیثیت سے بھی اختیارات کا جو ناجائز استعمال ہے وہ. جامی صاحب ایک چیز یہ جو اسلم خان صاحب اسپیکر ایک منٹ اسلم خان صاحب جو اسپیکر صوبائی اسمبلی کے طور پر جو ان پر چارجز ہیں مبینہ طور پر، اس میں یہ پروبیبلی کہا گیا ہے کہ جو انہوں نے اپنے اسپیکرشپ کے دور میں کچھ بھرتیاں کی تھیں وہ غیر قانونی ہیں. اور ساتھ ہی ایک اور چیز بھی آ رہی ہے جس میں نیب سے تحقیقات کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ جو سندھ اسمبلی کی بلڈنگ بنی ہے نئی وہ اور ایم پی اے ہاسٹل جو تعمیر کیا جا رہا ہے جو تقریباً 3 ارب 33 کروڑ کا پروجیکٹ تھا اور اب 11 ارب تک پہنچ گیا ہے اور تقریباً نصف سے زائد ادائیگی کر دی گئی ہے، اس میں بھی کرپشن کی گئی ہے. اور یہ درخواست متحدہ قومی موومنٹ کی سابق رکن اسمبلی ہیں افشا منصور، ان کی جانب سے پورے پچھلے سال 1 سال پہلے ہی درخواست دائر کی گئی تھی اور اس میں نیب سے کہا گیا تھا کہ نیب سے تحقیقات کرائی جائے. اس میں ابھی تحقیقات ہو نہیں رہی ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں یہ درخواست زیر سماعت ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بھی تحقیقات بھی شروع کر دی جائیں
सिंध असेंबली की बिल्डिंग की तामीर में घपलों में और एमपी हॉस्टल में जो तामीर हुई है उसमें मुबैना तौर पर करप्शन और जो फंड्स के खुर्द-बुर्द है, क्योंकि उस दरख्वास्त में जो अफशां मंसूर की जानिब से दायर की गई, ये कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं वो आगा सिराज दुरानी के जो मंजूर नज़र अफराद हैं उनको इन प्रोजेक्ट्स पर लगाया हुआ है और बराह रास्त निगरानी खुद आगा सिराज दुरानी साहब कर रहे हैं बतौर स्पीकर। जी ठीक है। अच्छा असलम साथ रहेगा सर। अब ये देखें ना, वो 2-2.5 साल से अगर कुछ इंक्वायरीज चल रही हैं तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है पेश क्यों नहीं हो रहे थे आगा साहब? पहली बात कानून पसंद शहरी हैं, स्पीकर हैं। पहले एक बात सुन लें, नैब का जो एलामिया है उसमें जो बात की वो 3 हरफी एलामिया है। नहीं, जो पहला है, हाँ। सबसे पहले इलामिया तो हाँ जी बिल्कुल 3 सतरों पर मुश्तमिल है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और मुलजिम पर आमदन से ज़्यादा असासी बनाने का इल्ज़ाम है। जो भी सूरत है जी, उसकी तहकीकात करके उस पर कोई FIR दर्ज होती, उसका कोई रेफरेंस बनता और इसके बाद ये कार्रवाई होती। इस वक्त ये चाहे एक बंदा 2.5 साल से पेश हो रहा है नहीं हो रहा, 2.5 साल से पेश अगर नहीं हो रहा तो इसकी कोई खबर मुझे तो कम से कम नहीं है और ऐलान कोई नहीं किया नैब ने कि जनाब ये पेश नहीं हो रहे। वो तो ठीक है, लेकिन अभी असलम खान साहब ने बताया कि पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों ने कहते थे कि आप पेश हों, ये सीना बसीना बात है ना। नैब के चेयरमैन को, नैब के DG को ये ऐलान करना चाहिए था कि हम आगा दुरानी साहब जो हैं उनको बुला रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की कोई रीजन बताते ताकि समझ आ जाती। भाई जो स्पीकर है ना, उसका स्पीकर कोई मामूली शख्सियत नहीं होता। स्पीकर असेंबली वो एक अवाम का जो मुंतखब ऐवान है उसका कस्टोडियन है। ठीक है, वो आप उसके ऊपर ऐसे ही एक मामूली सी प्रेस रिलीज जारी करके कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा आमिर, अब आप जरा तकाजे हैं उसकी हैसियत के, उसकी शख्सियत के, जिस जो उसका मनसब है उसके कुछ तकाजे हैं। उन तकाज़ों को बहरहाल मलहूज़ खातर रखना पड़ेगा और उसका अगर मलहूज़ खातर नहीं रखा जाएगा तो उसके बड़े मनफी असरात दूर रस मुरतब। ठीक। आमिर, अब आप बताइएगा आज हुआ क्या था? आगा साहब हम मामूल के मुताबिक गए हुए थे किसी मसरूफियत के सिलसिले में, कैसे उनकी गिरफ्तारी अमल में आई और फिर दिन भर आपने क्या ऑब्जर्व किया इस केस के हवाले से? जी जामी साहब, आगा सिराज दुरानी एक दावत के सिलसिले में इस्लामाबाद आए हुए थे और एक दिन का उनका विज़िट था और जैसे ही वो पहुंचे रात उन्होंने स्टे किया इस्लामाबाद के होटल में और उनके साथ ही फिर नैब कराची की टीमें भी इस्लामाबाद पहुंच गईं और इसके साथ फिर नैब की जो इंटेलिजेंस विंग है वो और नैब रावलपिंडी, इन तीनों जो टीम्स थी, इन्होंने बाकायदा तौर पर उस होटल में एंटर हुए, वहाँ पर रूम में गए और वहाँ से आगा सिराज दुरानी को अरेस्ट किया गया। फौरी तौर पर उन्हें मुंतकिल किया गया नैब पिंडी के दफ्तर में और उसके 2 घंटे बाद उन्हें इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। वहाँ पर नैब हुकाम ने बताया कि आगा सिराज दुरानी पर आमदन से ज़ायद असासों का केस है, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। आगा सिराज दुरानी को 5 नोटिस जारी किए गए, वो पेश नहीं हुए और जिसकी वजह से वो तफ्तीश में मुआवनत नहीं कर रहे थे, शामिल नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से चेयरमैन नैब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उन्होंने उनका बाकायदा अरेस्ट वारंट इशू किया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आमिर, जब ये नैब हुकाम ने कोर्ट के रूबरू यानी जज मोहम्मद बशीर साहब के रूबरू ये बात की कि इनको 5 बार नोटिस दिए गए, ये पेश नहीं हुए, इसलिए हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, तो इस पर आगा साहब ने कोई रद्द-ए-अमल दिया, डिनाई किया या एक्सेप्ट किया इस बात को? जी, अदालत के अंदर उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब वो अदालत से रवाना हो रहे थे तो हमने उनसे पूछा कि आगा साहब, नैब के ये एलिगेशंस हैं, आपको अरेस्ट किया गया है, तो उन्होंने कहा कि अब सारी बात अदालत में होगी, जो कराची की ट्रायल कोर्ट है, अदालत है वहाँ पर, और वहीं पर पेश होकर मैं अपनी मुकम्मल सफाई पेश करूँगा। अब मामला अदालत में है, लिहाजा मैं ऐसे मीडिया पर, कैमरों पर कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सियासी मुकदमात हैं, मैं इनका सामना भी करूँगा और मुकाबला भी करूँगा। और नोटिस के हवाले से उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझे जो है एक क्वेश्चनेयर दिया था नैब ने, मैंने वो क्वेश्चनेयर जो था उसको फिल किया और फिल करने के बाद मैंने नैब को दोबारा भिजवा दिया था। मुझे अरेस्ट के हवाले से या मुझे बार बार तलबियों के हवाले से आगाह नहीं किया गया था कि मेरी बहुत अशद ज़रूरत है, नैब को गिरफ्तारी करनी है। इस हवाले से मुझे पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, लेकिन मैं मुआवनत कर रहा था, तफ्तीश में हेल्प कर रहा था और मुझे जो नोटिस जो एक परफॉर्मा दिया गया था नैब की इंक्वायरी की तरफ से, नैब कराची की तरफ से, मैंने वो फिल किया और फिल करने के बाद मैंने दोबारा इरसाल कर दिया था नैब को। उसके बाद उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया गया है। बुनियादी बात यह है कि जो कराची से गिरफ्तार करने वाले इस्लामाबाद आए हैं, जी, आखिर क्यों?
कराची में कोई उनका कला है जो उसमें वो अपने आप को महफूज कर रखा था? जरदारी साहब भी यही कह रहे हैं कि वो तो वहीं बैठते हैं आके, ये स्पीकर हैं, देखिए, कहीं भाग थोड़ी गए हैं। ये पाकिस्तान के वफाक पर एक नफ्सियाती हमला है। आप ये बातें मामूली नहीं हैं, ये जो जख्म है ना अपने निशान छोड़ जाएंगे। अच्छा, अब मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन जाने से पहले आप दोनों से एक मुख्तसर सवाल। ये समझा जा रहा है कि ये इब्तिदा है इस नए एपिसोड की और कुछ मजीद अहम शख्सियात की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। असलम, सबसे पहले आप इस पर कमेंट करेंगे? देखें, इस वक्त मुख्तलिफ रहनुमा पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उनके खिलाफ भी नैब मुख्तलिफ तहकीकात कर रहा है करप्शन और बदनवानी की। वज़ीर बल्दियात जाम खान शोरो हैं, फरियाल तालपुर हैं और भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। तो ये समझा जा रहा है, कराची में इस तरह की महसूस किया जा रहा है कि ये इब्तिदा है और गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। ठीक, असलम बहुत शुक्रिया। आमिर, आप इस पे इस्लामाबाद से नैब के ज़राए से क्या खबर लेके आते हैं? जामी साहब, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि नैब के जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि जो नैब हेडक्वार्टर्स है और नैब की जो टीम्स हैं वो ये समझती हैं कि नैब कराची जो है वो थोड़ा सा सिंपैथेटिक है, थोड़ी सी हमदर्दी रखता है सिंध गवर्नमेंट के साथ, इस वजह से वहाँ पर कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही थी। इसी मकसद के लिए नैब हेडक्वार्टर्स और नैब रावलपिंडी ने इसमें शामिल होकर चेयरमैन नैब को खुद मंजूरी देना पड़ी। नहीं, पकड़ा तो उन्होंने आके यहाँ। नहीं, वो तो कानूनी तौर पर तो ये जरूरी था ना। ये सब उजरे गुना बदतरस गुना। ठीक। एक बात, दूसरी बात आप ये मुझे बताएं, अगर फर्ज कीजिए वो आपके सामने पेश नहीं हो रहे तो आप जो आप रेफरेंस पेश कर दें उनके खिलाफ, एक तरफा रेफरेंस पेश कर दें। नहीं किया जाना चाहिए था। ये नहीं, आप ये मैं समझने से कासिर हूँ। ये स्पीकर जो है, देखिए एक दफ़ा आपको मालूम है कि जब मशरक़ी पाकिस्तान में असेंबली के अंदर हंगामा हुआ था मार्शल लॉ से पहले, और उसमें जो डिप्टी स्पीकर थे मेरा ख्याल शाहिद अली, वो उसकी नज़र हो गए थे। ये डिप्टी स्पीकर का कत्ल था, ये स्पीकर का कत्ल है। चल एक मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आके पाकिस्तान की जमहूरियत जो है उसके मुंह पर एक थप्पड़ है। मैं आपको बताऊं कि मियां महमूद रशीद जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा पंजाब असेंबली में, वो खुद अफसोस का इजहार कर रहे हैं इस मामले पर। और मैं ब्रेक ले लूं सर एक जरा। मेरी इतलात है पंजाब में भी कई गिरफ्तारियां मुतवक्को हैं और सर विफाक में भी हैं। हाँ जी, विफाक में भी हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे स्पीकर सिंध असेंबली जनाब आगा सिराज दुरानी साहब की जो गिरफ्तारी अमल में आई आज नैब की जानिब से इस्लामाबाद रावलपिंडी से, उस पर आपने देख लिया कि इल्ज़ामात की नौयत क्या है और आज दिन भर वहाँ हुआ क्या। अब हम बात करते हैं कि इस मामले पर सियासी रद्दअमल की नौयत क्या है, किस रहनुमा ने क्या कहा। लेकिन शामी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तनवीर कैसर शाहिद साहब ने कहा है कि जरदारी साहब ने पिंडी का जिक्र किया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से जी किया, और उन्होंने कहा भुट्टो साहब भी यहाँ की फांसी के हवाले और बीबी भी यहाँ शहीद, उन्हें पिंडी जेल में फांसी दी गई और लियाकत बाग के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। नसीर सलीमी साहब ने मुझे याद दिलाया, मैं भूल गया था कि सराज दौरानी जो हैं वो पीर साहब पगारा के बहनोई, जो मौजूदा पीर साहब पगारा हैं उनके बहनोई हैं, और जो मरहूम पीर साहब थे जिन्होंने पीर साहब पगारा जिन्होंने पूरा एक हिस्सा लिया पाकिस्तान की सियासत में, उनके दामाद हैं। अच्छा, ये तारिक मसूद साहब ने एक मैसेज भेजा है कि प्लीज़ करेक्ट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द अरेस्ट ऑफ द स्पीकर सिंध असेंबली, यू आर एडिंग फ्यूल टू फायर। ये तो पता नहीं क्या मतलब है, समझे। वो कह रहे हैं कि जो हम ये नुक्ता उठा रहे हैं जो सिंध के हवाले से या रावलपिंडी के हवाले से जरदारी साहब के बयानिए को जो हम बात कर रहे हैं, तो इससे आप इस पे बात करके आप मजीद फ्यूल टू फायर कर रहे हैं। नहीं, हम फ्यूल टू फायर नहीं कर रहे हैं, हम आग की निशानदेही कर रहे हैं। हमने तो वो बात की जो हो रही है, और ये जरदारी साहब इसका नुक्ता उठा चुके हैं। और तारीख़ के हवाले से अगर हम बात करें तो ऐसे नुक्ते उठाए जाते रहे हैं और उनके मनफी असरात मुरतब हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको जरा सुनाता हूँ कि जरदारी साहब ने क्या कहा इस मामले पे, देखिए। आगा सिराज की गिरफ्तारी को मैंने कंडेम किया है, मैं आपसे कह रहा हूँ। और आगा सिराज को इस्लामाबाद से क्यों आपने गिरफ्तार करना होता तो आप वहाँ से ही कर लेते, कराची से। कोई वो छुप के तो नहीं रह रहा था, स्पीकर था, रोज़ आ रहा था। और स्पीकर इज़ एन ऑटोनोमस फिगर। डेमोक्रेसी कोई चैलेंज कर रहे हैं आप, जब स्पीकर को आप अरेस्ट कर रहे हैं। मुबारक देता हूँ शहबाज साहब को उनकी बेल होने में। मैं समझता हूँ कि जब तक केस ख़त्म ना हो जाए, एंड कंक्लूजन ना हो जाए, तब तक किसी की भी अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। और नैब के लॉज को, हर लॉ जो है वो अमीनेबल है टू चेंज।
तो इट्स हाई टाइम कि लॉ को भी चेंज करना चाहिए। और चीफ जस्टिस ने खुद भी कहा है कि सो मोटो पे हम रीथिंकिंग करेंगे। तो आई थिंक कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए इस मुकदमे में अब जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा चलता रहा। और इसी तरीके से आप देखिए हमारे जो बाबर अवान साहब हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, रेफरेंस दायर हो गया। तो रेफरेंस अगर आप दायर करना चाहते हैं दायर करें, मुकदमा चलाएं, अगर जुर्म साबित हो जाए तो सजा हो जाए, गिरफ्तार कर लें। अच्छा, अब ये जो इन्होंने नैब का लॉ कहता है 30 दिन के अंदर अंदर फैसला होगा, वो तो नहीं हो पाता, और आज तक कभी नहीं हुआ, वो नहीं हो पाता। तो फिर अच्छा, अब वो बड़ी अहम पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी उनकी है मौलाना फजल रहमान के हवाले से, वो देखिए क्या कहते हैं। मौलाना साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। वो जहाँ कदम रखेंगे हम उनके साथ कदम के साथ कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी इनाफ इज़ इनाफ। हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। मुल्क का जितना नुकसान हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है। इनके साथ ना ब्यूरोक्रेसी चलती है, ना इनको काम खुद करना आता है। ये भी हो सकता है कि हम अपने एजेंडा पे आएँ, मौलाना साहब के साथ भी आएँ और खुद भी आएँ, दोनों में। अब कुछ इतला है कि राब्ता भी हुआ है मौलाना साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब को। पता है कि हफ्ते भर से खबर थी कि मौलाना मार्च के एंड या अप्रैल में शायद कोई असल बात यह है कि कोई बड़ा एहतजाज, बड़ा अलायंस बन जाए, बड़ा एहतजाज शुरू हो जाए। ये पाकिस्तानी सियासत जो है बार बार इस तरह के मनाजर देख चुकी है, लेकिन हम तारीख से सबक हासिल नहीं करते। और हुकूमत जो है वो हुकूमत की तरह रहे, अपोजिशन जो है वो अपोजिशन की तरह रहे। मगर ये जो नैब का मामला है, नैब में मेरा ख्याल हुकूमत जो है उसके वज़रा माजी में खामखा सेहरा अपने सर पे लगाते रहे हैं। आज ये सेहरा उनके सर लगता नहीं है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब को पहले सुन लें, फिर मियां महमूद रशीद साहब। फवाद चौधरी साहब तो बड़ी मुश्किल में थे, आज तो पीटीवी में गए हैं। हाँ, और वहाँ उन्होंने एमडी के खिलाफ गम गुस्से का इज़हार किया। एक खत उन्होंने लिखा था पीटीवी की परफॉर्मेंस के हवाले से, जो एमडी को दिया कि आप परफॉर्मेंस बेहतर करें, इतना लॉस हो रहा है, इतना बड़ा इदारा है। उसके जवाब में उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये आपकी शख्सियत की वजह से हमें लॉस हो रहा है, हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी नहीं दिखा सके, आपके बयानात की वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स जो हैं वो भागे हुए हैं, इश्तिहारात नहीं मिले। इस तरह की बड़ी लंबी जो डिटेल है। बहरहाल दोनों ये एमडी और मिनिस्टर में ये लड़ाई जो है, इस तरह की लड़ाई पाकिस्तान की तारीख में पहली बार लड़ी जा रही है, ठन गई है, पहली बार लड़ी जा रही है। किसी हद तक ये जब मरियम औरंगजेब साहिबा थीं तो उनकी और कासमी साहब के दरमियान भी कासमी साहब तो बेचारे जो थे ना, गड़बड़ थी। कासमी साहब तो थे चेयरमैन, और वो एमडी के इख्तियारात लेने की कोशिश की थी उन्होंने, जो कामयाब नहीं हो सकी। अच्छा। और उन्होंने एक कॉलम लिखा था इशारे कनाए से, जिसमें मरियम औरंगजेब के साथ यानी बेतकल्लुफी काफी ज्यादा कर दी थी, काफी ज्यादा इशारे कनाए से। अच्छा, अब ये जो है को कल तक उठा ये इस तरीके से दोनों मुकाबिल हों और तीर चला रहे हों, ये पहला मंजर है तारीख में कल जो तक देखा गया। इस मौजू अब देखते हैं कि इमरान खान साहब किसके पल्ले में अपना वजन डालते हैं, वही जारी बात है। अच्छा, देखिए उन्होंने कहा क्या इस अब इस मौजू पे क्या कहा। मगर देखिए ये फवाद चौधरी साहब के लिए भी एक चैलेंज है कि अब वो देखते हैं, उनकी वजारत है, उसमें उनके इख्तियारात कितने हैं। टैकल कर लेंगे, कैसे देखिए टैकल क्या कर लेंगे। आप पहले आज अच्छा आज के मौजू पे बात है, आज के मौजू पे तो है ना, वो क्या कहते हैं, ये आज ही का मौजू है। पे जो भी नैब ने कार्रवाई की है उसमें हुकूमत से तो जाहिर है नैब नहीं पूछता, खुद हमारे सीनियर मिनिस्टर जो थे पंजाब के, उनको गिरफ्तार किया गया और आज जो है वो उन्होंने स्पीकर सिंध असम्बली जो है उनको अरेस्ट किया है। इस सारे मामले में हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, हम लाताल्लुक़ हैं जहाँ तक कि नैब की कार्रवाइयाँ हैं उनसे। लेकिन हम ये समझते हैं कि एहतसाब के अमल को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा। जहाँ जहाँ पर आपने देखा कि नैब की कार्रवाई हुई है, चाहे वो हमारे अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ हुई है, हमने जो रूल ऑफ लॉ है उसको सपोर्ट किया है और हमें बाकी जमातों से भी यही। अच्छा, अब ये तो आज इन्होंने पहली बार किसी ऐसे अरेस्ट के ऊपर बड़ी क्लियर वर्डिंग के साथ दूर हटा लिया खुद को, बड़ी एहतियात से गुफ्तगू, एहतियात। लेकिन मैं बताऊं, बड़ी वजीराना गुफ्तगू, वजीराना, हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं सर कि कौन से ऐसे बयानात होते हैं जिसकी वजह से हम या दीगर सियासतदान नथी कर लेते हैं इस अमल को एक कड़ी में सियासत के साथ। जी,
इन कार्रवाइयों वो बताऊं एक नमूने के तौर पर देखें वो बयानात कौन से होते हैं। शेख रशीद साहब का एक बयान है, अगली बारिश किस किस की आ रही है शेख साहब? 40 बंदे लाइन में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। 40 बंदे, गोली अंदर होगी, ये चूहे जलंधर होंगे। ये बहन भाई हाँ जी सुनाए, फिर साबित किया ना शेख साहब कहे 40 बंदे। तो अब ये तो फिर फवाद चौधरी साहब भी बता सकते हैं कि वो सियासत आ गई है या निकल गई है। अच्छा, मियां महमूद रशीद साहब का एक बयान है, वो किसी और पे राय पे, हाँ, वो देखें मोहतात हैं। जी सीनियर सियासतदान पंजाब में पाकिस्तान। आगा सिराज दुरानी को उन्होंने हिरासत में लिया है, इस पर मुझे अफसोस हुआ ये खबर सुन के, लेकिन उन्हें अपनी सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए और नैब को भी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट तरीके से मामला को आगे बढ़ाए। वो आज़ाद है और हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि अगर उसके पास ठोस शवाहिद मौजूद हों करप्शन के, तो अक्रॉस द बोर्ड का कोई कितना भी बाइख्तियार हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, सिर्फ ये बड़े सीनियर वजीर पंजाब असेंबली में और बड़े सीनियर सियासतदान महमूद रशीद साहब फरमा रहे हैं। खलबली मच रही है क्योंकि बरसर इक़्तिदार जमात जो है ना, वो डॉक्टर अब्दुल समद के मामले में तो खुद खान साहब ने ट्वीट किया जी। और वो जो बड़े आर्कियोलॉजी के जो इंचार्ज थे शोबे के, संस्कृत के वाहिद PhD हैं पाकिस्तान में, और उनकी जो फिर दुर्गत बनाई गई उस पर इमरान खान साहब ने एहतजाज किया। लेकिन अब ये आँच जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरी हंडिया में पहुंच रही है, सिर्फ अपोजिशन की हंडिया पे नहीं पहुंच रही। अब बिलावल भुट्टो चूंकि लंदन में है तो उनका एक ट्वीट आ जाया। एक तो उन्होंने मुबशर ज़ैदी साहब को रिप्लाई किया क्योंकि मुबशर ज़ैदी साहब की दानिश में ये इस मामले को सिंध कार्ड से जोड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा ये सिंध कार्ड का आप ताना ना दें, ये रेसिस्ट रिमार्क्स हैं, ये करप्शन कार्ड है जो हमेशा से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया जो खुद से उन्होंने किया, उनका हम बेनामी वज़ीर आज़म को बेवर्दी आमरीत कायम नहीं करने देंगे। ठीक, चलिए। और साथ लंदन में बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जनाब वापस आके मैं वाइट पेपर शाया करूंगा हालिया इंतखाबात के ऊपर कैसे धांधली हुई। ठीक, चलिए, अच्छा। और जरदारी साहब जो हैं वो जाते, फैज ने कहा देखेंगे कि हम भी देखेंगे, चलें देख लेते हैं। जरदारी साहब की एक स्टेटमेंट, वो रोज का जिसका वादा है, क्या है वो? हम भी देखेंगे। चले एक ब्रेक में ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं कि इंडियन मीडिया के साथ क्या हो रहा है और वो किस हद तक हलकान होते जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी जिसका ज़िम्मेदार भारत खुद, भारतीय मीडिया, भारतीय सरकार है। पुलवामा हमले के बाद से लेकर अब तक तमाम मामलात को जोड़कर देखें, पढ़ें और समझें तो शामी साहब, सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब, खुद उन्होंने इस बात को इकरार किया इमरान खान साहब के सामने। वो जाते हैं भारत में और वहाँ पर वो 5 MOU साइन करते हैं, $44 अरब की एक रिफाइनरी बनेगी, दीगर शोबाजात में भी ताउन की कई MOUs पर दस्तखत करते हैं। लेकिन मोदी साहब जप्फी डालते हैं, जो रिवायती उनका अंदाज़ है, एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करते हैं। और फिर यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं एडमायर करता हूँ मोदी साहब को, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनका छोटा भाई हूँ। उस पर तो इंडियन मीडिया बहुत खुश हो गया और ये तवक्को लगाई बैठा कि जब ये मुश्तरका जॉइंट कॉन्फ्रेंस होगी तो जो नरेंद्र मोदी साहब का बयानिया होगा पाकिस्तान के हवाले से, पुलवामा अटैक के हवाले से, उसमें शायद कुछ कह दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनाऊँ आपको? देखिए। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है जो हमारे कॉमन कंसर्न है। हम ये बात बताना चाहते हैं भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर ही हो, और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं सबके साथ मिलकर काम करेंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य, रोशन भविष्य को सिक्योर करेंगे। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने जो पॉजिटिव रोल प्ले किया है। अच्छा, जैसे ही वो नेबर्स की या पाकिस्तान की बात की तो जो ट्रांसलेटर थे उसने कहा जो हमारे आसपास के देश हैं, ठीक है, ये तक नहीं वो कह पाए, तो उन्होंने वो बोली नहीं बोली जिसकी तवक्को मोदी साहब को थी ना। मोदी साहब कोई किसी मुबस्सर को ये तवक्को नहीं थी, किसी जगह ये बात नहीं की गई कि किसी बैनुल अक़वामी तबसरा निगार ने, तजिया निगार ने ये नहीं कहा कि जनाब मोहम्मद बिन सलमान जब वहाँ जाएंगे तो वो इंडिया के बन जाएंगे। यानी गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, और काबा गए तो कौसर अली। तो वो मोहम्मद बिन सलमान थे, हैं और रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी
اور پاکستان کے باہر بھی. اب دیکھیے سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ تعلقات ہیں, تجارتی تعلقات ہیں, بزنس ریلیشن انڈیا کی, پاکستان کے اپنے تعلقات ہیں. یہ تعلقات ایک دوسرے کی قیمت پر نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خارجی معاملات میں وہ ان کی سپورٹ کرنا شروع کر دیں. اچھا ایک اور اینگل پھر یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ توقع لگائی ان کو منہ کی کھانی پڑی, ایسا ہی ہوا اور وہ پریشان ہوئے خود. اچھا اب اس کا جو بڑا واضح طور پر جو جواب دیا نا وہ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے دیا, جن کا انٹرو ریکارڈ کیا ہے آج بھارتی سینئر صحافی راج دیپ سردیسائی نے, جو ابھی سنایا جائے گا رات کو, آج نشر ہوگا انڈیا میں. تو اس میں انہوں نے سوال بار بار ان سے پوچھا کہ پلوامہ حملے کے بعد ہمارے پاس ہیں تو آپ پاکستان کی مذمت کیوں نہیں کرتے. تو عادل الجبیر صاحب نے واضح طور پر کہا کہ جب سامنے ثبوت ہی نہیں تو پاکستان کی مذمت کیسے کر سکتے ہیں. ہم البتہ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کم ہو, مذمت ہم نہیں کر سکتے. دیکھیے پوری دنیا میں بھارتی بیانیہ جو ہے کہیں نہیں خریدا جا رہا. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا ہم تنہا ہو گئے, بھارت تنہا نظر آ رہا ہے. چین نے اس کا بیانیہ نہیں خریدا, ٹرمپ نے بھی کہہ دیا امریکہ میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ ٹرمپ صاحب نے بھی یہ بات نہیں مانی. یہ البتہ ضرور کہا کہ مناسب وقت پہ رد عمل دیں گے. یورپی یونین جو ہے ان کی انسانی حقوق کی ذیلی کمیٹی, انہوں نے کہا انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہاں تجارت نہ کی جائے. اور اس وقت بلکہ یو این او کے جو سیکرٹری جنرل سے ملیحہ لودھی صاحبہ ملی ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ فریقین قبول کر لیں تو ہم ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. واضح بات ہے جو وزیر اعظم عمران خان نے کہی ہے کہ آپ جیسی چاہتے ہیں تحقیقات, جس طرح کی وہ بتائیے, اس طرح کی تحقیقات کرا لیتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو لے جاتا ہوں انڈین میڈیا جو آج کل میرا تو فیوریٹ موضوع بنا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ محبوبہ مفتی پی ڈی پی کی سابق وزیر اعلیٰ مقبوضہ جموں کشمیر کی, وہ بولی ہیں, انہوں نے کہا کیا اور پھر ان کے ساتھ بھارتی میڈیا نے کیا کیا, پہلے یہ دیکھیں. آج کل کے زمانے میں یہ جو جنگ کی بات ہے یہ ان پڑھ اور گوار لوگ کر سکتے ہیں, اور دونوں ملک جو ہیں نیوکلیئر پاورز ہیں, اور دونوں ملکوں کے پاس جب ڈائیلاگ کا راستہ ہے مسئلے کو حل کرنے کا, تو میں سمجھتی ہوں جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اور جب جنگ ہی نہیں ہوگی تو ریٹیلیشن کس کا ہوگا. یہ ساری جو ہے یہ آپس میں کہتے ہیں ان پڑھ اور جاہل لوگ جنگ کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اس بیان کے بعد اکراس دی بورڈ انڈین میڈیا نے انہیں غدار قرار دیا. انہوں نے کہا ہم جاہل ہیں, ہم ان پڑھ ہیں, وہ ثابت یہ ثابت کیا انہوں نے کہا یہ غدار ہیں, یہ پاکستان کی ایما پر کہہ رہی ہیں, اور ان کے اوپر درجنوں سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں. اور ایک اینکر نے سوال یہ پوچھا زی ٹی وی پہ بیٹھ کر کہ کیوں نہ ان سے سیکیورٹی واپس لے لیجیے تاکہ انہیں سزا دی جا سکے. ٹھیک ہو. اور اسی تناظر میں انڈین میڈیا جو ٹرینڈ چلاتا رہا سر, وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں ثبوت نہیں, سجا دیں گے. یعنی یہ اور بڑے لاؤڈ میوزک کے ساتھ. بہرحال اس سے آگے اب میں دو چیزیں اور آپ کو بتانا چاہوں گا. سینٹرل جیل راجستھان جے پور میں ایک پاکستانی قیدی ہیں, اس کو مار دیا گیا, اس کو 2017 میں کنوکٹ کیا گیا تھا کسی جاسوسی کے الزام میں, دہشت گردی کے الزام میں, اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی. پلوامہ واقعے کے بعد اسے پتھر مار مار کر اسے شہید کر دیا گیا. ابھی دفتر خارجہ نے اس کی طلب کی ہے وضاحت انڈین کاؤنٹر پارٹ سے. یعنی وہ تو قتل جو ہے وہ ان کے ذمے ہے نا, ان کے ذمے ہے انڈین حکومت کے. اور دوسرا مغربی بنگال میں کشمیری تاجر تھا, اس کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اس کا ناک جو ہے پھوڑ دیا گیا, چہرہ اس کا لہو لہان ہے. یہ اسی لیے کہ تم کشمیری تاجر ہو اور ہمارے سامنے پاکستان مخالف نعرے لگاؤ تو تمہاری ہندوستانیت پر ایمان رکھیں. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. اچھا اب آئیے جسٹس آفتاب فاروق کی طرف. ہاں ان کا ذکر کر رہے ہیں. 90 سال سے زیادہ عمر پائی, لاہور میں ان کا انتقال ہوا. بڑے فوجداری قانون کے انتہائی چوٹی کے وکیل تھے. جی. مجید نظامی صاحب کے بہت قریبی دوست تھے, لنگوٹیے تھے ایک لحاظ سے, اور بہت پرانی دوستی ان کی تھی. اور ہمارے ساتھ بھی بڑی ایک محبت کا تعلق تھا, اور واٹس ایپ ان کے کرتے تھے. اگرچہ اب وہ بستر علالت پر تھے, موومنٹ ذرا کم ہو گئی تھی. گولف کے بڑے شوقین تھے, اور جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. جب پی سی او لگایا آیا انہوں نے اس کے حلف اٹھانے سے انکار کیا. 4 جج, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تحریک پاکستان کو والد صاحب فاروق حسین, انہوں نے حصہ لیا. 7 پروگرام بھی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آپ سے ملاقات کل, تب تک لی اجازت. اللہ حافظ.